गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लहासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन की रचना, इस पाठ को पढ़ेंगे। जिस समय 1929-30 में राहुल सांकृत्यायन गए हुए थे तिब्बत, तो उस समय तिब्बत और तिब्बत के रास्ते का जो इन्होंने रोमांचक वर्णन किया है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया नेपाल तिब्बत के मार्ग के बारे में कि उस समय 29-30 में जो है सो एकमात्र रास्ता था तिब्बत जाने का। हरी कलिंगपोंग का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी जो है सो इसी रास्ते से होता था। सैनिक मार्ग बिताया। आज भी इस पर कई चौकियां बनी हुई हैं, पुलिस चौकियां, किले भी बने हुए हैं। इन चौकियों पर कभी चीनी सेना रहा करती थी, इन किलों में भी। आज ये चौकियां जो हैं सो ढह चुकी हैं, जिन पर चीनी सेना रहती थी। जो चौकियां या किले बचे हुए हैं उन पर आज जो है सो वहाँ के किसानों का कब्जा है, अर्थात वहाँ के किसान रहते हैं। तिब्बत का सामाजिक जीवन, इसके बारे में भी चर्चा की गई है पाठ में। इसके बारे में कहा कि यहाँ जाति पाति का भेदभाव नहीं है, जात पात के भेदभाव से मुक्त है यह तिब्बत क्षेत्र, और छुआछूत के भी भाव नहीं है। पर्दा प्रथा यहाँ पर नहीं है, स्त्रियां पर्दा नहीं करती हैं। निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे हैं उनको छोड़ करके बाकी कोई भी व्यक्ति जो है सो वहाँ पर किसी के घर में भी आ जा सकता है और भीतर तक जा सकता है। कोई राहगीर यदि चाहे तो भीतर तक जाकर स्वयं अपने लिए चाय बना सकता है, या वहाँ की स्त्रियां, घर की सास या पतोह भी उसे जो है सो चाय पानी बना करके देती हैं। वहाँ चाय मक्खन और सोडा नमक मिलाकर चौंगी में कूट कर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में चाय परोसी जाती है। वे जब वहाँ पर गए तो वहाँ उनके लिए वहाँ पर ठहरने का क्या प्रबंध हुआ, इसके बारे में कहा उन्होंने कि राहुल सांकृत्यायन जब परित्यक्त चीनी किले से चले तो एक आदमी राहदारी मांगने के लिए आया। ये राहदारी क्या है? अनुमति पत्र, कि आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब घुसते हैं तो उसके लिए आपको अनुमति पत्र देना पड़ता है कि आपको इस क्षेत्र में आने की अनुमति है। इसकी मजिस्ट्रेट सेवक फॉरवर्ड होता है, वही मांगने के लिए आया। तो इन सुमति और ये लेखक, इनकी चीटें जो है सो उसे दे दी गई। सुमति इसके पहले भी तिब्बत जा चुके थे, जान पहचान के कारण। तिब्बत के आखिरी गांव में, थोंगला के आखिरी गांव में उनको जो है सो रहने के लिए बढ़िया जगह मिल गया। इसके पहले जब ये गए हुए थे वहाँ पर तो घोड़े पर सवार होकर के गए थे। अभी जो है सो फिलहाल जो गए हैं, इस यात्रा का वृत्तांत इन्होंने यहाँ पर किया है, यात्रा का वर्णन किया है। उस समय की बात, एक भिखारी के वेश में गए हैं, लेकिन इसके पहले भी एक बार गए हुए थे तो घोड़े पर सवार होकर के गए हुए थे, मतलब अच्छी स्थिति में गए हुए थे। तो वहाँ पर उन्हें एक झोपड़े में रहना पड़ा था, गरीब की झोपड़े में। और इस बार भिखमंगे
की वेश में यात्रा कर रहे हैं, और तब जो है सो उस अभी जो है सो इन्हें अच्छी खासी जगह मिल गई रहने के लिए। उसके बाद कहा इन्होंने डांडा थोंगला का जंगल, इसकी चर्चा की है इन्होंने। इसके बारे में कहा है कि डांडा जो है सो तिब्बत का खतरनाक स्थल है, खतरनाक स्थान है वो। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर यह जो है सो स्थित है, डांडा थोंगला। मीलों तक वहां पर कोई गांव नहीं है ऊंचाई पर। नदियों और पहाड़ों के जो मोड़ हैं, इस कारण यहाँ पर कोई आदमी दिखाई नहीं देता है। अब मोड़ में आदमी दिखाई कैसे देगा? तो निर्जन होने के कारण यहाँ डाकू जो है सो निर्भय रूप में रहते हैं। डाकुओं के लिए यह स्थान अच्छा है, लोगों से लूटते पाटते हैं डाकू यहाँ पर निर्भय होकर के। डाकुओं के बारे में इन्होंने कहा कि वे पहले राहगीर को मार लेते हैं, उसके बाद उसको लूटते हैं। इसीलिए कहा कि लोग यहाँ पर बिल्कुल लाठी डंडे की तरह बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, घर घर में बंदूकें मिल जाती हैं। प्रशासन के बारे में कहा कि वहाँ पर जो है सो सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ज़्यादा सरकार खर्च नहीं करती है, इसलिए डाकुओं का भय हमेशा बना हुआ होता है। लेकिन लेखक राहुल संकृतयन और सुमति के बारे में कहा, इन्होंने कहा कि ये वेश जो था इनका भिखमंगे का वेश था। तो इनको जब इस तरह की आशंका होती थी तो ये अपनी टोपी को हाथ में लेकर के भीख मांगने लगते थे, और इस तरह से डाकुओं से इनका खतरा जो है सो टल जाता था। आगे कहा कि उन्होंने 16-17 मील की ऊंचाई पर चढ़कर लंकोर पहुंचना था इनको थोंगला से। तो इन्होंने घोड़ा किया उसके लिए कि 16-17 मील ऊपर चढ़ना आसान नहीं है, तो इसके लिए घोड़े की व्यवस्था की। और दोपहर के समय वे डांडे पहुंचे, और वह जो है सो 17 से 18 हजार फुट की ऊंचाई पर थी। 17 से 18 हजार फुट की ऊंचाई पर थी, जिसने कहा कि दाहिने तरफ जो है सो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, वह भी बर्फीली चोटियां, और उसके ठीक दूसरी ओर बिल्कुल नंगे पहाड़ थे। नंगे पहाड़ से अर्थ है वह पहाड़ जिस पर न तो बर्फ ही थे और न किसी प्रकार की कोई हरियाली थी। और कहा कि वह सर्वोच्च स्थान 17-18 हजार फीट की ऊंचाई की जो बात की गई, डांडे के देवता का स्थान था वह, जिसको सजाया भी गया था पत्थरों से, सींगों से अर्थात जानवरों के सींगों से, और रंग बिरंगी झंडियों से, रंग बिरंगी झंडियों से अर्थात पताकाओं से। अब लेखक जो है सो जब वहां से उतरते हैं तो उनका घोड़ा जो है सो थक चुका था, और इस कारण वह घोड़ा जो है सो धीरे धीरे उतर रहा था। तो लेखक राहुल संकृतयन वहां से भटक भी गए थे। लेखक जो है सो बाएं रास्ते पर चल पड़े थे, जबकि उनको दाहिने रास्ते पर चलना था। सुमति जो है सो इनसे आगे हो गए थे।
इनको पहुंचने में जो है सो 4-5 बज गए शाम को। सुमति जो है सो इनका इंतजार कर रहे थे। सुमति काफी क्रोध भी कर रहे थे इनके ऊपर कि आखिर वे जो है सो कहाँ रह गए। जब वे वहां पर आते हैं तो मुंह लाल किए हुए थे। कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय भी गर्म कर डाली, गर्म करके पी लिया। तो लेखक ने इनको अपनी मजबूरी बताई कि मैं किस तरह से रास्ते भटक गया। तब उनका जो है तो क्रोध शांत हुआ और लंकोर में वे जो है सो एक अच्छी जगह पर रुके। उन्हें वहां पर खाने के लिए भी मिला चाय सत्तू, वहां का भोजन और गर्मा गर्म थुक्पा, एक खाद्य पदार्थ है, तिब्बत का पकवान है वह। अब ये दोनों जो हैं सो तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंचे थे। तिंगरी के विशाल मैदान में, वहां चारों ओर पहाड़ियां थीं। उस विशाल मैदान के चारों ओर पहाड़ियां थीं। उसका नाम था तिंगरी समाधि गिरी। बौद्ध भिक्षुओं की समाधि स्थल था वह, जिनमें सुमति के यजमान रहते थे। उसके आसपास जो है सो अनेक ऐसे गांव भी थे। सुमति को गंडे बांटने के लिए वहां पर जो है सो जाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन लेखक ने उन्हें वहां दूर जाने के लिए मना किया था। आगे कहते हैं तिब्बत की धूप के बारे में लेखक बताते हैं कि सामने जो है धूप जब पड़ती है 10-11 बजे तो धूप कड़ी होती है। माथा जो है सो सामने धूप पड़ने के कारण जो है सो माथा जल रहा था और पीछे कंधे पर बर्फ की चोटियां जो पीछे थीं उसके कारण उनका कंधा जो है सो ठंडा सा पड़ रहा था और धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा रखना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी बर्फ का इतना प्रभाव था कि उनका कंधा जम रहा था। वहां के वातावरण के बारे में बताया इन्होंने, लेखक ने। अब आगे शेकर बिहार पहुंचते हैं ये, तो कहा कि तिब्बत की जमीन छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का काफी हिस्सा मठों के हाथ में है, अर्थात बौद्ध मठों के हाथ में। जब जागीरदार बेगार मजदूरों से खेती करवाता है, वहां पर खेती का प्रबंध करने के लिए कोई बौद्ध भिक्षु आता है जिसका सम्मान एक राजा की तरह किया जाता है। लेखक और सुमति शेकर बिहार पहुंचे और वहां उस मठ का मुखिया जो था भिक्षु, उसका नाम नमसे बताया गया, जो कि बड़ा भद्र पुरुष था। यद्यपि लेखक का वेश भिखमंगा सा था, फिर भी उनको वहां पर बड़े प्रेम से जगह दिया गया। वहां एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कंजूर की बात की गई बुद्ध वचनों का अनुवाद था, वह हस्तलिखित था वह। उसकी 103 पोथियां वहां पर रखी हुई थी और लेखक उन पोथियों को पढ़ने के लिए वहां पर जो है सो अपना आसन जमाते हैं, बैठ जाते हैं। मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई थी वह। कहा कि एक एक पोथी का वजन जो है सो कम से कम 15-15 सेर का था। लेखक पुस्तक पढ़ने में लग गए और सुमति को अपने यजमान के पास जाना था, तो अब लेखक ने उन्हें सुमति को यजमान के पास जाने की अनुमति दे दी और वे जो हैं सो अपने यजमान के पास चले गए गंडे बांटने के लिए। और अगले दिन वहां से बौद्ध भिक्षु नमसे से अनुमति लेकर के वहां से वे दोनों निकल पड़ते हैं। काफी कुछ जाना हम लोगों ने इस पाठ में। तिब्बत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जाना। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम जो है सो संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए